भारत माता की, भारत माता की। आज इस औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक गोरखपुर और बस्ती मंडल के सभी किसान भाइयों, इस मंच पर हम सबके बीच उपस्थित पनियरा से विधायक जो बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे आदरणीय ज्ञानेंद्र सिंह जी, हमारे भाई, अभी हम दोनों लोग बिहार में कमल खिलाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करके लौटे, ऐसे श्री देवरिया से विधायक श्री सलभ मणि त्रिपाठी जी, विधायक सदर श्री जयमंगल कनौजिया जी, भाई विपिन सिंह माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, आदरणीय विधायक श्री विनय कुमार गौड़ जी, आदरणीय विधायक श्री मोहन वर्मा जी, आदरणीय विधायक श्री श्यामधनी राही जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर आदरणीय श्री दुर्गेश राय जी, हमारे उद्यान विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री BL मीणा जी, मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर श्री बलराम सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी संत कबीर नगर श्री जयकेश त्रिपाठी जी, निदेशक उद्यान श्री VP राम जी, संयुक्त निदेशक उद्यान राजीव वर्मा जी, उप निदेशक उद्यान पंकज शुक्ला जी, उप निदेशक मंडी अशोक कुमार जी, सरोज कुमार जी, राम प्रसाद जी और आदरणीय प्रोफेसर दिव्या रानी जी। थोड़ा कुछ रखने को तो छोटा लग रहा। एक किताब उठा लो। दिव्या रानी जी, सम्मानित साथियों, उधर वाला ऊंचा है क्या? बस ठीक हो जाएगा। हम एक बार आप सबसे आग्रह है सभी अतिथि किसानों से कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। भोजन का टाइम हो गया क्या? टाइम तो हो रहा है, लेकिन व्यवस्था सबकी होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सम्मानित साथियों, मुझे गर्व है कि आज उद्यान विभाग के 50 वर्ष पूरा होने पर उद्यान विभाग के द्वारा अपने उन कर्मचारी अधिकारी जिनकी मेहनत और परिश्रम के बदौलत उद्यान विभाग ने अपने 50 वर्ष राज्य के किसानों की सेवा में बिताए हैं, ऐसे उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान इस मंच के द्वारा किया गया। मैं एक बार पुनः उन सबकी सेवाओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो जहां हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी सेवानिवृत्त हैं। मैं उम्मीद करता हूं अंतिम सांस तक वो कुछ न कुछ राज्य के किसानों को देते ही होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और उनके दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। निसंदेह आज पहली औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी गोरखपुर में आयोजित हो रही है। इससे पहले उद्यान विभाग कृषि विभाग का छोटा भाई था, छोटा भाई है। राज्य के कृषि विभाग की आयु 150 वर्ष है और राज्य के उद्यान विभाग की आयु 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और इस 50 वर्षों में मुझे गर्व है कि उद्यान विभाग ने ऊंचाइयां हासिल की हैं राज्य के किसानों की सेवा में। आप सबको खुशी होगी कि आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने एक औद्यानिक प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की
औद्यानिक प्रोत्साहन बोर्ड जो राज्य के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके उनके मूल्य का संवर्धन करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप देश के किसानों की आय दोगुनी हो, इसके प्रयास के क्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने एक और हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की, जो बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। उस बोर्ड के अधिकारीगण यहां उपस्थित हैं, संजय आए हैं, उनकी बात पहले होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा हम लोग सम्मान करने लगे तो किसान उठ के चलने लगे। कुछ माननीय विधायकों को भी निमंत्रण में जाना है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर किसान चाहेंगे, अगर आप सब उपस्थित रहोगे, तो अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी ओपिनियन आपके काम आ सकती है। तो अगर चाहेंगे तो ये नेक्स्ट सेशन हमारे अपर मुख्य सचिव बीएल मीना जी की अध्यक्षता में चलेगा, और ये जब तक आप सब सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, उपयोगिता महसूस करेंगे, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। चलाएंगे आप लोग? क्या लगता है, चलाएंगे? खाने के बाद भी चल जाएगा? चलिए ठीक है, एक बार कोशिश करिएगा, क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स को, और अभी मैंने बहुत सारे किसानों की ओपिनियन भी मुझे सुनना था और उसके बाद अपनी बात कहनी थी। एक किसान यहां से बोल रहे थे कि मुझे अपनी समस्या कहनी है। मेरा आग्रह है, मैं अभी जाऊंगा नहीं, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए ना। मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से जाऊंगा नहीं, जिनकी आवश्यकता होगी हमसे अभी मिल सकते हैं, हम अलग बैठ करके आपको सुनेंगे और समझेंगे। ये सही है कि उद्यान विभाग खेती किसानी के क्षेत्र में खूब काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, हम अभी किसानों से ज्यादा एडवांस नहीं हो चुके। मुझे इसका अहंकार नहीं है, मुझे पता है आज भी राज्य का किसान इतनी योग्यता रखता है कि हमारे विभाग का मार्गदर्शन भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे आपके सुझाव आवश्यक हैं, आपका मार्गदर्शन आवश्यक है, और अगर जिनके सुझाव ना भी आ पावे, आप हमें चिट्ठी लिख सकते हो, आप हमें भेज सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो, और आपके सुझाव हम सम्मिलित करके और आगे राज्य के किसानों की सेवा में उनका उपयोग करेंगे। सम्मानित साथियों, ऐसे ही हमने अभी, जब मौर्य जी बोल रहे थे कि 1 हेक्टेयर में हमने 15 लाख का खीरा काटा, तब मैंने उनसे चर्चा की थी माइक लेकर के कि लता वर्गीय फसलों के लिए हम मचान आपको दे रहे हैं, और हर मचान पे 10,000 राज्य के किसानों को अनुदान दे रहे हैं। जिनको नहीं मिल रहा हो, अपने क्षेत्र के इंस्पेक्टर, उद्यान निरीक्षक अथवा जिला उद्यान अधिकारी, ऐसे लोगों से थोड़ा संपर्क भी करिए। वैसे हमारे अधिकारी स्वयं जा करके गांव में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए तक जो भी औद्यानिक फसलों की खेती करना चाहते हैं उनको हम मचान फ्री में दे रहे हैं। और जो निराश्रित गौवंशों के कारण औद्यानिक फसलों की हानि हो रही है, उनकी घेराबंदी के लिए अथवा बाढ़ के लिए हम 1.5 लाख रुपए प्रति किसान अनुदान दे रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप अपना लगा सकते हो तो लगा लीजिए, लेकिन प्रत्येक किसान को हम 1.5 लाख रुपए बाढ़ लगाने के लिए आपको दे रहे हैं। ऐसे ही फलों, अभी हमारे बिपिन जी विधायक जी ने कहा कि गौरजीत आम में आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं, तो मैंने उनको बताया कि हम अब की इस बार उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले से ये उपयोग कर रहे हैं कि आम के हर फल में बतिया लगते ही हम एक पेपर बैग लगा देते हैं। यहां के किसान भी लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम तादाद में। इसकी उपयोगिता समझेंगे तो महसूस करेंगे वो कितना उपयोगी है। अगर हम एक आम के ऊपर पेपर बैग लगा देते हैं और उससे हम अगर 1 किलो आम तैयार करते हैं, तो जो आम 80 रुपए किलो बिकता होगा वो 120 रुपए किलो जरूर बिकेगा। और दुनिया की बाजारों में चूंकि अगर हमने पेपर बैग आम के ऊपर लगा दिया
तो फिर उसमें ना तो कोई पेस्टिसाइड का असर होगा, ना कोई कीट पतंगा का कोई हानि होगी, और दुनिया की बाजारों में वो कम्पीट कर जाएगा। इसलिए हम पेपर बैग आम में लगा रहे हैं, मलिहाबाद में भी और पश्चिम में भी, और यहां पर बस्ती क्षेत्र के आसपास गोरखपुर में जहां जहां आम की खेती होती है, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा तो हम फ्री में दे रहे हैं राज्य के किसानों को पेपर बैग, लेकिन बहुत सारे किसान अब खरीद के भी इसको अपने बाग में लगा रहे हैं। तो ये एक उपयोगी विषय है एक्सपोर्ट के भी क्षेत्र में और अच्छे गुणवत्तापरक उत्पादन के भी क्षेत्र में। हमने 2022 के बाद उद्यान के क्षेत्र में सभी माननीय विधायकों से आग्रह है उनके सूचना के लिए कि 2022 के पहले हमारे राज्य में कोई 74-75 लाख पौध हम अपनी नर्सरियों से उत्पादन करके राज्य के किसानों को देते थे। इस समय हम 3 वर्ष में मेहनत परिश्रम करके 29 करोड़ पौध राज्य के किसानों को गुणवत्तापरक देने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, मैं दे रहा हूं। 75 लाख से 29 करोड़ की यात्रा, कोई जनपद ऐसा नहीं बचा है जिसमें हमने हाईटेक नर्सरियों की स्थापना करके और गुणवत्तापरक पौध देने का काम ना किया हो। सब कोई जानता है हमारी नर्सरी के पौध का महत्व कितना होता है। ऐसे ही हम संरक्षित खेती के बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों से मेरा आग्रह है कि हम 1 एकड़ के पाली हाउस, 1 एकड़ में अगर पाली हाउस आप लगाओगे तो उसमें लगभग 27 लाख रुपए का खर्च आता है, और उस 27 लाख के खर्च में हम 13.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी दे रहे हैं। अगर 1 एकड़ आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किया, बहुत सारी खेती आज की तारीख में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के रूप में होती है, जैसे हमारे हापुड़ का किसान 1 एकड़ के पाली हाउस में 15 लाख रुपए का शिमला मिर्च बेच लेता है। अभी माननीय पनियरा विधायक जी से चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छी धान की खेती होती है महाराजगंज में और इस पूरे दोनों मंडलों में, लेकिन 15 लाख रुपए का एकड़ तो कोई अनाज तैयार नहीं हो सकता है ना, हो सकता है। तो ऐसी खेती हमको राज्य सरकार अगर सहयोग दे रही है, उद्यान विभाग सहयोग दे रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहयोग दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप सबको करना चाहिए। ऐसी खेती आपको अपनाना चाहिए जिसमें कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की हम उपज ले सकते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने एक काम किया है, पर ब्लॉक 1 क्रॉप, एक आप ओडीओपी आपने देखा होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसी की तर्ज पे उद्यान विभाग ने पर ब्लॉक 1 क्रॉप, मतलब हर विकास खंड में एक फसल को आइडेंटिफाई करके हम उसके प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं, जो किसानों की इच्छा हो। अगर मान लीजिए हमने जो चयन कर लिया हो, मैं अपने उद्यान विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप सामान्य किसानों से और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से दोनों से संपर्क करने के उपरांत ही 1 क्रॉप 1 पर ब्लॉक 1 क्रॉप का चयन करेंगे। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी आवश्यकता नहीं, उसका चयन हम कर लेते हैं और उस पर फिर हम दौड़ने लग जाते हैं। इसलिए ये फाउंडेशन जो डाली जा रही है, ये खूब छानबीन करने के उपरांत ही एक फसल को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ऐसे ही हाई वैल्यू क्रॉप के क्षेत्र में भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं, और ड्रिप इरिगेशन, जैसा अभी आपने थोड़ा सा देखा होगा जब शुरुआत में एक फिल्म, छोटी सी लघु फिल्म दिखाई गई थी, तो ऐसे में हम लोगों ने देखा है कि हमको ऐसी सिंचाई पद्धति से कितना लाभ होता है। एक आलू की खेती है, आपके यहां पानी तो खूब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन मंडलों में पानी जो बहुत है, लेकिन बहुत पानी से हानि भी है। अगर आप आलू की खेती में ज्यादा पानी लग जाएगा तो उत्पादन प्रभावित होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम ड्रिप का उपयोग करेंगे तो आलू की पौध की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी टपकता रहेगा। अगर कोई रोग लग गया तो भी हमने सेंट्रली एक दवा डाल दी और वो बूंद बूंद हर पौध की जड़ में पहुंच गई। जैसे ओरल दवाई और इंजेक्टेबल दवाई होती है, अगर आप छिड़क के दवा और खाद डालते हो तो वैसे होता है जैसे आप गोली खा लो,
और ऐसे जैसे उससे अब ड्रिप से अगर लोगे तो जैसे हमने इंजेक्शन लगा दिया तो जल्दी फायदा होता आदमी को, तो ऐसे ही इंजेक्टेबल दवा की तरह हमारी यह पद्धति काम आ रही हो और ऑलमोस्ट फ्री समझिए। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के कृषि मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लगभग 85% 90% तक छूट इस योजनाओं में दे रहे हैं। इसके बाद तो आप सबको ये अपनाना चाहिए। गन्ना की खेती अच्छी होती है, आप देखिए गन्ना की खेती में भी ड्रिप इतना उपयोगी है, पश्चिम के बहुत सारे किसान ड्रिप को अपना रहे हैं, तो आप सबको भी ड्रिप ऐसे ही अपनाना चाहिए। मैं आज इस क्षेत्र में आप सबका मौर्य जी की तरह जो पढ़ लिख करके खेती कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जरूर कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ही होंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, लेकिन यह सही है कि हम एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, चूंकि मेरा डिपार्टमेंट है कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात, तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप सबको पहले हम लोग निर्यात के क्षेत्र में, कुछ लोग सो रहे हैं क्या? भारत माता की, आपको दिख रहा हूं मैं सो रहे हो। कभी कभी सुनने की आदत डालो, हो सकता अच्छा लगे। आजादी के बाद पहली औद्योगिक गोष्ठी हो रही है। आप कल्पना करो, हम तो गंभीर हैं। राज्य के 75 जिलों में कोई जनपद ऐसा नहीं हुआ जहां हम जाकर के राज्य के किसानों से न मिले हों। आपके सामने आपके गांव का किसान कह रहा, मंत्री जी हमारे खेत पर गए थे, तो इतना सक्रिय मंत्री, मेहनत परिश्रम करने वाला आप सबको मैं कहता हूं। मैं बहुत सारे मंत्री आपको मिले, लेकिन गांव गलियों की खाक छान करके राज्य के किसानों की उन्नति, उनकी समृद्धि के लिए काम कर रहा हूं, तो थोड़ा सहयोग जरूर मैं चाहता हूं। सम्मानित साथियों, ऐसे ही मेरा आग्रह आप सबसे है कि एक्सपोर्ट के क्षेत्र में मैं बोला था कि आपको आज की तारीख में दुनिया आपके मुट्ठी में है। यह सही है कि बड़े बुजुर्ग घर के वो नहीं चाहते कि बच्चे कोई रिस्क ले, लेकिन बच्चों का तो माइंडसेट आज की तारीख में दुनिया को मुट्ठी में लेने का है। थोड़ी छूट उसको दीजिए। ऐसा नहीं है, पहले तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में एक्सपोर्टर होते थे। मैंने डोमेस्टिक एक्सपोर्टर, गांव गांव में एक्सपोर्टर तैयार करे हैं। सूची मेरे पास है, शायद ही कोई विकास खंड बचा होगा जहां मैंने गांव के व्यक्ति को निर्यातक न बना दिया हो, जो अक्रॉस द कंट्री अपने को एडजस्ट करके आपके सम्मान को बढ़ा रहा है और राज्य के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा रहा है। कम से कम उसको देखें, उसका मनोबल बढ़ाएं। और दुनिया अब आसान नहीं है। पनियरा विधायक जी के बारात काहे से गया है? लड़िया बैल से गया है कि काहे से गया है? ट्रेन से गया है? बैलगाड़ी से गया है। देखो, मुझे आइडिया था, इनके बारात गई रहा है लड़िया बैल से। बैल से बारात जाया करती थी तो 1-2 जिलों के भीतर शादी ब्याह होते थे। जब और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, मोदी जी आए, योगी जी, एक राज्य से दूसरे राज्य में शादी ब्याह होने लगे। और आज मैं कह सकता हूं कि एक देश से दूसरे देश में भी शादी ब्याह होने लग गए हैं। तो अगर हम शादी ब्याह एक दूसरे के देश से कर रहे हैं तो व्यवसाय भी हमको एक देश से दूसरे देश में अब हमारे राज्य का किसान, गांव का आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यह क्षेत्र भी बहुत उपयोगी है। दोनों क्षेत्र, खेती किसानी में जितना स्कोप है, लोगों के पास 5 बीघे खेती होती है, 10 बीघे खेती होती है, और उनके बच्चे अगर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में नौकरी मांगने जाएं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बराबर है। आज की तारीख में किसान के पास इतना स्कोप है। सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले आदमी का नाम आदरणीय श्रीमान BL मीना जी हैं, यहां पर बैठे हैं, हमारे प्रमुख सचिव हैं। लेकिन अब अगर मौर्य जी खड़े हो जाएं तो BL मीना साहब आमदनी में पीछे हो जाइए कि ना हो जाइए? बताओ, हो जाइए ना? जो 15 लाख रुपए का 1 हेक्टेयर में खीरा काट के आया होगा तो मीना साहब उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे ना? आप सोचिए। तो पहले तो कहा जाता था उत्तम खेती,
मध्यम बान, तो उत्तम खेती होती है। आज भी पढ़े लिखे लोगों के लिए खेती उत्तम है। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों प्रयास कर रही है कि खेती के क्षेत्र में नौजवान पढ़ लिख करके अपनी प्रतिभा को लगाए, खपाए और राज्य को भी आगे बढ़ाए, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाए और देश को ऊंचाइयां दें। तो मैं समझता हूं ऐसे ही आप सबको करना चाहिए। आज हमने बहुत इन मंडलों को कहां दिया भाई, कितना उद्घाटन शिलान्यास किया, नहीं बता रहे हो। मेरा आग्रह है, हम लोग तो प्रयास करते हैं कि बाहर के लोगों के यहां देखने जाएं। आपसे भी मैं आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को आप नहीं देश के बाहर भेज सकते, भारत के भीतर जिस राज्य में बढ़िया खेती हो रही हो, जिस चीज की अच्छी खेती हो रही, अपने बच्चों को आपको भेजना चाहिए। और अच्छा हो कि दुनिया के देश जो अच्छा काम कर रहे हैं खेती के क्षेत्र में, आपके बच्चे अध्ययन के लिए अगर वहां जाएं तो और ज्यादा हमारे राज्य खुशहाली, किसान खुशहाली के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं इसके लिए भी हमको, आपको सबको प्रयास करना चाहिए। हम तो लगातार प्रगतिशील किसानों को भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे आग्रह है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को नहीं विदेश भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को भी ऐसी खेती करने के लिए भेजें। मैं एक देश में गया, नाम नहीं लूंगा, आजकल उस देश का मन नहीं देता नाम लेने का। ले लूं क्या? हाँ, मैं टर्की गया था तो वहां सिंचाई की पद्धति ड्रिप ही हो रही थी, लेकिन थोड़ा अंतर हमसे ज्यादा एडवांस था। उनके खेती के किसान अपने घर में फोन पे ही फीड कर देते थे। सलभ मणि जी बहुत अच्छा जानते हैं इस क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में उनको ज्ञान ज्यादा है। फीड कर देते थे, रात को पानी उतना ही खेतों को मिल जाया करता था जितनी उनकी आवश्यकता है, और जब जरूरत नहीं होती तो अब बंद हो जाया करता था। अपने आप ऑटोमेटिक सिंचाई खेत की होती है, ना खेत में जाने की जरूरत है, ना चलाने के लिए जरूरत है और ना बंद करने के लिए जरूरत है। ऐसी तकनीक भी विकसित है। और एक एक मिर्च के पेड़ में टर्की में 35-35 किलो मिर्चा एक पेड़ में था। 400 टमाटर के फल एक पेड़ में, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ गिने हैं अपने अधिकारियों के साथ। एक पेड़ में 400 फल टमाटर का और एक पेड़ मिर्च में 35 किलो मिर्च। मैं समझता हूं कि हमको, आपको ऐसे बहुत सारे देश होंगे जिनसे कुछ चीजें लेकर के अपने राज्य के किसानों के हित के लिए हमको, आपको सबको करना चाहिए। मेरे बीच में अधिकारी गण हैं, मेरा आग्रह है मंडी और उद्यान के अधिकारी कृपया ध्यान दें। मंच पर जो जनप्रतिनिधि हमारे आज बैठे हैं, मुझे गर्व है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि यहां पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इनकी इच्छा, इनकी आशा, इनकी भावना, इनके विचार अपने क्षेत्रों के किसानों की समृद्धि है, और उसमें हमारे राज्य के अधिकारियों का सहयोग और होना चाहिए। बहुत सारे माननीय विधायकगण ये नहीं जानते कि ड्रिप लगाने की पात्रता क्या होती है, हम कैसे किसान को ड्रिप और स्प्रिंकलर से लाभान्वित करा सकते हैं। तो मेरा आग्रह है उन अधिकारियों से, जाएं और माननीय विधायकों को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने विभाग की सारी योजना, वैसे मैंने जब उद्यान मंत्री का चार्ज लिया तो एक बार राज्य के हर ग्राम सभा में मैंने कार्यशाला आयोजित की और पर्चा छपवा करके जितनी भी योजनाएं मेरे विभाग में संचालित थी, हर गांव में नहीं, हर पूर्वे तक मैंने पहुंचाया। ये मेरा रिकॉर्ड है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मंगाई है। ऐसे मैंने नहीं माना। जब उस गांव के प्रधान के साथ उन्होंने लोगों को पर्चा बांटते हुए वीडियो आया, तब मैंने माना कि हां, आज की तारीख में 825 ब्लॉक में हमारे उद्यान विभाग के लोगों ने अपनी योजनाओं का लोगों को समझाया है। तो मैं अब जनप्रतिनिधियों के बारे में जरूर कहूंगा। बहुत सारी ऐसे हैं, मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारी कृषि उत्पादन मंडी परिषद के सभापति हैं, और उन्होंने कहा है कि राज्य में कोई भी मंडी परिषद के स्वामित्व की वाली सड़क खराब नहीं रहनी चाहिए। मैं मंडी के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया सब
विधायक को अपने क्षेत्र में यह शायद पता हो कि कौन सी सड़कें मंडी परिषद के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो सड़कें हर विधायक के पास आप दें जाकर के कि हां ये सड़कें आप मंडी परिषद की बनाई गई हैं, और जिन्होंने अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर ली है उन सड़कों की मरम्मत और नवीन सड़कें जो आवश्यकता अनुसार है जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर हमको दें, जिनका हम मरम्मत और निर्माण करा सकें। ऐसे ही राज्य में हमने बस्ती, सहारनपुर और कौशांबी में फल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया, चंदौली तथा कन्नौज में सब्जी का, लखनऊ में ऑर्नामेंटल प्लांट का, सहारनपुर और रायबरेली में हनी का। हनी का नाम आता है तो कुछ मिठास अंदर तक जा रही कि नहीं जा रही है? शहद का नाम लेते कुछ मिठास जा रही है। मैंने तो शहद की चर्चा अभी बने, एक दो विधायक साथ में थे और शहद देखते ही मुझे मधुमक्खी के अनुशासन और मधुमक्खी का साहस और मधुमक्खी पालने वालों की भी मेहनत परिश्रम की मैं दाद देता हूं। एक मधुमक्खी उड़ती है और एक फूल पे जाके बैठ जाती है और दोनों पैरों से अपने वो चुराती है वहां से और लेके आती है, और धीरे 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 कितनी शहद इकट्ठा होती है। कैसे मेहनत, जैसे एक किसकी कविता थी, चींटी चढ़ती है क्या, हरबंस राय बच्चन की। तो वैसे ही ये प्रयास हमारी मधुमक्खियों का है, और कितना डिसिप्लिन्ड होती हैं। उनमें से एक रानी मधुमक्खी होती है केवल उस सत्ते में, और कम से कम हजारों और मधुमक्खियां होती हैं। एक रानी मधुमक्खी एक जैम का उत्पादन करती है, उस जैम को पूरी मधुमक्खियां कोई छू नहीं सकती, जबकि मधुमक्खी से कई हजार गुना मूल्यवान वो वस्तु होती है। हर कोई यहां तो दरवाजा खोल दे तो पता नहीं काका चुरा ले जाएं लोग, लेकिन मधुमक्खी का अनुशासन, मुझे तो पढ़ने का और समझने का बड़ा अवसर मिला इस पर, तो मुझे सीखने का। तो मैं आग्रह करता हूं कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी आप सबसे आग्रह करता हूं कि 2 कदम आगे बढ़ाएं। मधुमक्खी काटने वाली नहीं होती है, मधुमक्खी बहुत कुछ देने वाली होती। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो मौन पालन में आपको मिलती हो और किसी न किसी काम ना जाए। तो ऐसे ही मैं समझता हूं 5 बाक्स 10 बाक्स अगर एक घर की महिला जिसके पास कोई काम नहीं है, मान लो पति नौकरी करता है या पति मजदूरी करता है और घर की महिला के पास काम है, तो आप मौन पालन शुरू कर दें। 5 बक्स से अगर रख लेंगे तो 1.25 लाख रुपए साल में आपको मधुमक्खी देगी, और जिसकी भी बाग में रख देंगे उसकी उपज अपने आप 1.25 डेढ़ा हो जाएगी। गांव में रखें, गेहूं में रखेंगे, आम में रखेंगे, यूकेलिप्टस में रख देंगे, जहां कहीं रख देंगे, बबूल के उसमें रख देंगे, बहुत सारी, चाहे जहां रख देंगे, जो भी सरसों के खेत में रख देंगे, तो जो परपरागण होता है वो विधा मधुमक्खियों के द्वारा ज्यादा होता है और हमारी फसल भी बढ़ती है। तो किसानों के बीच में इसकी चर्चा और अधिक होनी चाहिए। मधुमक्खी के क्षेत्र में हमको आपको आगे बढ़ना। ड्रैगन फ्रूट, डेट पाम मिर्जापुर में, झांसी में सिट्रस फल, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में मैंने फूलों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, और आगरा में अभी हमारे जो सबसे पहले वक्ता थे उन्होंने सिप की बात की थी। सिप जो आलू की उत्पत्ति, साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू, उसकी राजधानी लीमा में आलू। ठीक है विनीत भैया, धन्यवाद। नहीं कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। साउथ अमेरिका के एक देश पेरू की राजधानी लीमा में एक अनुसंधान केंद्र में आलू की उत्पत्ति हुई। वहां आलू देखा, पाया, सुना गया। उसके बाद से वह अनुसंधान केंद्र एक चाइना में उसकी शाखा स्थापित हुई और दूसरी शाखा
उत्तर प्रदेश के आगरा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने स्थापित किया है। ये हमारे राज्य के लिए बड़ी बात होगी। आगरा में ताज जैसा एक महत्वपूर्ण विषय है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। साउथ एशिया रीजन का पूरा हेड है आगरा CIP का, और यहां पर आलू की प्रजातियां जो बहुत ही गुणवत्तापरक होंगी, बहुत ही कम लागत वाली होंगी, तरह तरह की आम जैसे इन्होंने अभी हमको स्वीट पोटैटो की प्रजाति दिखाई थी, ऐसे ही हमारे आगरा में अब हम सबको मिलेगा। ऐसे ही हर जिलों में हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक नर्सरियों की स्थापना की है। सम्मानित साथियों, कुछ अधिकारी अगर यहां बैठे हैं, अदरवाइज मैं अपने जनप्रतिनिधियों से ही कहता हूं और आप सब साक्षी हो कि अगर गांव में कोई साप्ताहिक मंडी लग रही हो और उस स्थान पर जाम हो रहा हो और वहां पर कोई जगह हमको ग्राम पंचायत की मिल जा रही हो, अगर नहीं मिल जाएगी तो खरीदेंगे भी, लेकिन कोशिश करें कि ग्राम पंचायत की भूमि हमको मिल जाए, तो हम एक हाटपेट अच्छा सुंदर से बना देते हैं। वो 1,80,00,000 के आसपास की लागत का आता है। अगर एक माननीय विधायक के क्षेत्र में हम वो लोग देखें तो कम से कम 25, 30, 40 तक मंडियां होंगी एक विधानसभा में, जो साप्ताहिक मंडियां लगती हैं, और बहुत सारे उनके साथ दिक्कत होती है, किसानों को सुविधा होती है। मान लो कोई किसान टमाटर लाया, सड़क के किनारे रखा है, गाड़ी चढ़ी जा रही है, बहुत सारे व्यतिक्रम है, जाम भी होता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसी के आसपास अगर कोई जमीन हो तो हम बेहतर एक हाटपेट बना देते हैं। हाटपेट एक मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर है। सप्ताह में एक दिन बाजार लगेगी, लेकिन 5 दिन हम बिटिया के ब्याहे में बारात घर का भी काम ले सकते हैं। बढ़िया सुंदर सा चारों तरफ बाउंड्री वाल, एक सिंगल गेट, कोई मिट्टी नहीं रहेगी उसमें, पैर से कोई मिट्टी छू नहीं जाएगी, इतना बढ़िया सुंदर बनाते हैं। बड़े बड़े टीन शेड होते हैं, बड़े बड़े सामुदायिक शौचालय होंगे, आपको पानी की टंकी होगी, हाई मास्क लाइटें होंगी, तो जितनी जरूरत होती है, चाहे रामकथा आप कराएं, चाहे बिटिया के ब्याह की बारात रुकाएं, और चाहे आप राजनीतिक सभाएं भी अथवा ऐसी कार्यशाला का अगर आयोजन करें तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। मैंने आज दोनों मंडलों के 369 लाख की लागत से राजकीय पौधशाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गोरखपुर मंडल में। 6481 लाख की लागत से कुल 89 सड़कों संपर्क मार्गों का लोकार्पण किया। बस्ती मंडल में इसी तरह 1274 लाख रुपए की लागत से 20 संपर्क मार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंडी से कुल 7,755 लाख की लागत से 110 संपर्क मार्गों का लोकार्पण किया। उद्यान और मंडी के माध्यम से लगभग 100 से अधिक परियोजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास किसानों के हित में, जनहित में हमने उत्तर प्रदेश के अब आप लोग जाइए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गोरखपुर और बस्ती मंडल के लोगों की सेवा, राज्य के किसानों की सेवा, राज्य की जनता की सेवा के हित में हमारे विभाग ने, उद्यान और मंडी विभाग ने मिलकर के किया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि उद्यान विभाग उत्तर राज्य के किसानों के हित में ऐसे प्रयास कर रहा है और ऐसे प्रयास करता रहे। इसके लिए आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा तो निसंदेह और ज्यादा बेहतर काम करने का आत्मबल हमको हमारा मजबूत होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक मंत्री के रूप में मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जितना यथासंभव अपनी बात रखनी थी मैंने रखा। एक मंत्री था, अब मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं चाहता हूं 2 बात अपनी पार्टी के लिए भी रखना चाहिए। मेरे 2 स्वरूप हैं, सरकार का मंत्री भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए भाई? कितने लोग चाहते हैं कि मुझे पार्टी की बात भी रखनी चाहिए? धन्यवाद। सम्मानित साथियों, मुझे गर्व है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर भारतीय संस्कार संस्कृति का संवर्धन हो रहा है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं ना, कितना मजबूत भारतीय संस्कार संस्कृति हो रही है। आप लोग महसूस करिए
और हम लोगों ने तो बिहार में देखा, अभी कुछ लोग गए होंगे, सलभ जी गए थे और भी कुछ लोग गए होंगे हम लोगों ने, और बिहार ऑलमोस्ट आपके बगल से शुरू हो जाता है और बिहार की बहुत सारी संस्कृति भी आपके इन मंडलों में देखने को मिल सकती है ना, मोटा माटी कुछ भाषा और कुछ मिलती जुलती है। हाँ, पुराना से बिल्कुल ठीक। तो ये सही है कि मजबूत संस्कृति है और आज की तारीख में इतना मजबूत संस्कृति हमारे भारत की है। हम अभी मौर्य जी कह रहे थे कि अमेरिका का आदमी, कहां गए मौर्य जी? आप कह रहे थे अमेरिका का आदमी वहां का किसान जहाज से चलता था। मुझे गर्व है कि भारत से ज्यादा विकसित दुनिया का कोई देश हो नहीं सकता। भारतीय संस्कार संस्कृति के क्षेत्र में अगर देखोगे, आप पाओगे कितना विकसित हमारा भारत है। हम तो रायबरेली के हैं, मैंने देखा है वहां के लोग जो राज करते हैं उनके देशों में क्या होता है। अगर बिटिया का ब्याह हुआ, जब तक फोटोग्राफर फोटो लेकर के घर तक आवत है तब तक डाइवोर्स हो चुका होता है। कितनी बढ़िया संस्कृति है। और हमरे यहां पंडित जी अगर अग्नि का कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी अगर अग्नि को 7 फेरा, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरा दिला दे तो कितने जन्म तक हम लोग साथ देने का वचन लेते हैं? कितने जन्म तक? अभी सुना नहीं, कितने जन्म तक? अभी नहीं सुना भाई, 7 जन्मों तक। सम्मानित साथियों, आप बताओ दुनिया की कौन सा देश विकसित है जिसमें कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन 7 जन तक रिश्ता मजबूत करते हैं। और आज भी अगर आप, जब हमारा पितृ विसर्जन या पितरों का टाइम होता है, पितृपक्ष आता है, तो हम लोग किनको पानी देते हैं? 500 साल पहले भी जो देश दुनिया छोड़ के हमारा साथ छोड़ के चले गए, उनको भी हम आज की तारीख में जोड़ते हैं। हमारी संस्कृति इतने लोगों को जोड़ने में विश्वास रखती है। आज भी हमारे यहां, भगवान करे कोई ना रहे, बड़ा बुजुर्ग नहीं होते तो जाने कितने लोग गंगा के घाट तक चले जाते हैं, कितने लोग शादी ब्याह में जाते हैं, कितना लंबा जुड़ाव हमारा है। दुनिया के किसी देशों में आपको ऐसा जोड़ सांस्कृतिक रूप से नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा, हमारा भारत, हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति इस दुनिया में सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है। इसे बनाए रखने चाहिए। हमार बेटवा सवेरे घर से निकले और मां बाप के पैर छुए, इससे बड़ी ताकत हमारे पास कोई नहीं होती। ये संस्कृति बनी रहनी चाहिए। और मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में ये भारतीय संस्कार संस्कृति ऐसे ही उछाल मार रही है जैसे सागर में इठलाती बलखाती लहरें आसमान को छूने पर आमादा होती हैं। ऐसे ही भारतीय संस्कार संस्कृति आज भारत की मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इठलाती बलखाती हुई ऊंचाइयां छू रही हैं। इसलिए भारतीय संस्कार संस्कृति को अक्षुण्ण रखना हमको, हमारा आपका सबका कर्तव्य है। सम्मानित साथियों, मुझे गर्व है, हम आपने राम मंदिर देखा, कई बार देखा, आज भी देख रहे हैं। ये तो भारत में है। हम लोग जब दुनिया के ऐसे देशों में लोग बताते हैं कि अगर दुबई लोग जाएं तो अगर माथे पर तिलक होता था तो पूछना पड़ता था एयरपोर्ट के बाहर, अगर हाथ में कलावा होता था एयरपोर्ट के बाहर उसे काटना पड़ता था। ऐसे ही देशों में भारत के प्रधानमंत्री जी ने 750 करोड़ रुपए से आबू धाबी में मंदिर बना करके आप सबको दे दिया। बताइए भारतीय संस्कार संस्कृति कितनी ऊंचाई है। जो देश हमारा टीका पसंद नहीं करते थे, आज हमारे मंदिर में पोछा लगा रहे हैं। इतनी मजबूत संस्कृति आज मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में भारत की है। तो सम्मानित साथियों, मेरा आग्रह है, खेती किसानी के साथ खुशहाल रहिए, लेकिन भारतीय संस्कार संस्कृति को मजबूत रखने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को मजबूत करने का भी हर उपाय हमको आपको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु राम से, कि हमारे राज्य के किसानों को इसी भांति सुख समृद्धि और वैभव से सदैव परिपूरित रखें। इन्हीं मंगल कामना
शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपके निर्देशों का उद्यान विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी अक्षरशः पालन